हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो मेंस अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था फॉर 2023 इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसके जो अलग अलग पेपर्स आए थे हम उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं इस लेक्चर में। अभी तक हम GS1 का डिस्कशन कर चुके हैं, GS2 का डिस्कशन कर चुके हैं एंड GS3 में हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी का, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चरल वाले पोर्शन में, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 3 में, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। तो देखिए इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, आपका ई टेक्नोलॉजी है। ई टेक्नोलॉजी जो है आपके जो फार्मर्स होते हैं उनके प्रोडक्शन और मार्केटिंग में कैसे हेल्प करती है। ध्यान रखिए ये दोनों आपके अलग अलग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं, इनको आपको सेपरेट करके बताना है। आपको अलग से ई टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन का बताना है एंड आपको अलग से ई टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग का बताना है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं इंट्रो में कि आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ई टेक्नोलॉजी होती क्या है। आप लिख सकते हैं यूज़ ऑफ ICT सर्विस हो गया, ऑटोमेशन हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया फॉर, या फिर लिख सकते हैं फॉर मैनी फार्म ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे प्रोडक्शन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। तो इस तरीके से आप एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्वेश्चन का। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग। इस तरीके से आप छोटी सी हेडिंग देके आप एक बार इन सबको लिस्ट कर सकते हैं कि जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल ऐप्स आती हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप में आप एक एग्जांपल दे दीजिए कि जैसे ICAR का कृषि किसान ऐप आता है, कृषि किसान ऐप आता है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसका काम क्या होता है, वेदर एंड फोरकास्ट मैनेजमेंट, ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद आप एक और इसके बारे में लिख सकते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हैं कि अलग अलग सैटेलाइट बेस्ड जो जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम होता है ताकि जो लैंड मैनेजमेंट हो पाए, ठीक है। उसके बाद क्रॉप असेसमेंट हो पाए, वो आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ड्रोन्स, लिख सकते हैं ड्रोन्स किसके लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए। आप लिख सकते हैं कि आप अलग अलग कंपनीज जो हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे एक कंपनी है फसल या फिर क्रॉपिन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में आप लिख सकते हैं ई मार्केट्स के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि एग्री बाज़ार या फिर ई नैम। इनके बारे में आप टेक्नोलॉजीज़ को बेसिकली आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट के बारे में। वैसे यहाँ से आपकी बॉडी शुरू हो जाती है एंड अब हम अगला सब हेडिंग डालेंगे, ई टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। प्रोडक्शन मतलब किस तरीके से क्रॉप को उगाया जा रहा है। तो जो क्रॉप को उगाने वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन। इसमें आप सबसे पहले बात बता सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में बता सकते हैं कि जैसे ई टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या मिल सकता है, डेटा ऑन सॉइल क्वालिटी, ठीक है,
वेदर एंड क्रॉप हेल्थ, ठीक है। एंड इससे क्या कहते हैं और क्या कर सकते हैं, जो आपके इरिगेशन सिस्टम हैं, इरिगेशन सिस्टम्स के ऑटोमेशन कर सकते हैं, जैसे ड्रिप हो गया, आपका स्प्रिंकलर हो गया। इस तरीके से आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है दूसरे नंबर पे क्रॉप इंश्योरेंस आता है। क्रॉप इंश्योरेंस में आप लिख सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करता है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपका रिमोट सेंसिंग एंड आपका सैटेलाइट डेटा को यूज़ करता है, ठीक है, फॉर क्रॉप डैमेज असेसमेंट, क्रॉप डैमेज असेसमेंट, ठीक है। और उसी हिसाब से फार्मर्स को कॉम्पनसेट किया जाता है। ये हो गया। तीसरे नंबर पे आपका हो गया एक टाइमली इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन, ठीक है। ई टेक्नोलॉजी में जैसे आपका 5G टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर 6G टेक्नोलॉजी हो गया, या इवन 4G टेक्नोलॉजी, या फिर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट हो गया, ये आपके मोबाइल ऐप्स पे या फिर आपके SMS के थ्रू जो वेदर बेस्ड फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन है, या फिर क्रॉप के प्राइसेस हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं कॉन्स्टेंटली, या फिर जो आपके सरकार की स्कीम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली पहुंचा सकते हैं। आप एग्जांपल पे लिख सकते हैं जैसे जो M-किसान पोर्टल है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं एक्सेस टू क्रेडिट एंड इनपुट्स, ठीक है। कि जैसे आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं कि SBI की जो योनो कृषि ऐप है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जो फार्मर्स को इजीली फाइनेंस को एक्सेस करने में काम आती है, ये लिख सकते हैं आप। एंड अब आपका बॉडी का जो सेकंड मेन सब हेडिंग होगी क्या, ई टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग, ठीक है। इसको आप ऐसे हेडिंग में देंगे। अब आपको बताना है ई टेक्नोलॉजी कैसे मार्केटिंग में उनके प्रोड्यूस को सेल करने में और बायर से कनेक्ट करने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले ई टेक्नोलॉजी जो है उससे मिलता है एक्सेस टू वाइडर मार्केट्स, ठीक है। कि जैसे आपका ई-नैम हो गया, एक टाइप से नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट हो गया, एंड इससे इसका एक्सेस मिलता है। और जो आपका लोकल मार्केट्स है उससे एक टाइप से उस पर कम रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। डिपेंडेंस उन पे कम हो जाती है, जैसे APMC मंडीज़ हो गई, तो इससे एक टाइप से फार्मर्स की चॉइसेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका जैसे प्राइस डिस्कवरी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अभी जैसे APMC मंडीज़ में क्या होता है, प्राइस में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, कार्टेलाइजेशन हो जाता है, मोनोपोलाइजेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंटली फार्मर्स के पास डायरेक्टली पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल टाइम प्राइस अपडेट हो जाता है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, जो आपका मिडिलमैन द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होता है वो कम हो जाता है बहुत, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं तीसरे नंबर पे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ठीक है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में क्या लिख सकते हैं कि जैसे आपका ट्रैकिंग, आपका जो शिपमेंट है, आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का जो शिपमेंट है उसको ट्रैकिंग होती है, ट्रेसेबिलिटी होती है। कैसे, जैसे आप ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कांस्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपका क्या होता है, इससे इम्प्रूव आपकी जो प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है।
इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं जो आईटीसी का जो इनिशिएटिव है ई चॉपर, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आता है वे फॉरवर्ड, कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फार्मिंग सेक्टर। सबसे पहला है आपका डिजिटल लिटरेसी हो गया, ठीक है। ये एक इशू है क्योंकि डिजिटल लिटरेसी कम है फार्मर्स के बीच में। तो अगर हम ई टेक्नोलॉजी प्रमोट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डिजिटल लिटरेसी भी प्रमोट करनी पड़ेगी। फार्मर्स को बताना पड़ेगा कि क्या होती है अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं एंड उनको वो अपने बेनिफिट के लिए और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएं, ठीक है आपको, एंड वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस एनर्जी सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। जो आपकी मंडीज़ हैं उनमें ई नैम का इंटीग्रेशन किया जाए। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। एंड उसके बाद हो गया आपका पॉलिसी सपोर्ट, ठीक है। पॉलिसी सपोर्ट कैसे, कि ये टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ठीक है। लोगों की प्राइवेसी इम्प्रूव करी जाए, लोगों की सिक्योरिटी इम्प्रूव करी जाए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कंक्लूजन में जो है इसको आप, जो हमारा इंडिया का टारगेट है क्या, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, जो हम अशोक दलवाई कमेटी रिकमेंड करती हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए कहीं ना कहीं ई टेक्नोलॉजी जो है वो काम में आ सकती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले के 2 सब पार्ट्स हैं और इसका पूरे क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, आपका लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स के क्या ऑब्जेक्टिव थे और किन किन तरीक़ों से लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन का दूसरा सब्जेक्ट है आपका लैंड सीलिंग पॉलिसी। तो ये पूछा गया है कि ये किस तरीके से कारगर माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर। एक टाइप से आपके क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको इसी हिसाब से अप्रोच करते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन लिखें तो आप यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में लिख सकते हैं, व्हाट वर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स वर अबाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों लैंड रिफॉर्म्स आए, क्योंकि ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस हाई लेवल ऑफ लैंड इन एक्विटी, ठीक है। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। एंड इसको हटाने के लिए, लैंड इनइक्विटी को हटाने के लिए लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। अब आते हैं हम लोग बॉडी पे। तो बॉडी पे हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग बताएंगे क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया सबसे पहला, कि जो आपकी वेल्थ डिस्पैरिटी थी उसको कम किया जाए बाय ट्रांसफरिंग land from large to small landless farmers।
ध्यान रहे एग्ज़ाम में इसी तरीके से हमें पॉइंट लिखने हैं कि हमें जनरली एक अच्छी अप्रोच होती है कि इस तरीके से पॉइंट लिखने की। आपको एक कीवर्ड लिखना है एंड उसको बस 1 या 2 लाइन में ही आपको उसे एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव था कि टेनेसी रिफॉर्म्स, ठीक है, टेनेसी रिफॉर्म्स हो गए कि सेफगार्ड टेनेंट राइट, safeguard tenant rights, tenant security and opportunity for land purchase। ये हो गया। तीसरे नंबर पे हो गया आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो ये किस लिए था? ताकि जो लैंड का फ्रैगमेंटेशन हो रहा है उसको कम किया जा सके। और उसके बाद था लैंड रिकॉर्ड एंड टाइटल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे एंड जो मेजर्स लिए गए थे वो इन्हीं के मेजर जो थे वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव के एक्ट्स थे। किन एक्ट्स के थ्रू ये पूरा किया गया था, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जैसे अब अगर हम मेजर्स की बात करें, मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे लैंड सीलिंग में जैसे क्या केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हो गया, ये आपका 1963, ठीक है। उसके बाद आप क्या टेनेसी रिफॉर्म्स के अंडर आप लिख सकते हैं जैसे वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955, ठीक है। तीसरे नंबर पे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हो गया आपका 1950। उसके बाद कंसोलिडेशन के लिए क्या, कंसोलिडेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि जैसे हरियाणा एंड पंजाब में स्टेप्स लिए गए। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन में जैसे कर्नाटका का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो और कहीं ना कहीं आप जैसे जो PM स्वामित्व स्कीम है जिससे ड्रोन्स के थ्रू लैंड की मैपिंग होगी और उनके रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया जाएगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस लिख सकते हैं। आपका बॉडी का जो तीसरा सब हेड होगा इफ़ेक्टिवनेस हो गया। इफ़ेक्टिवनेस में आप लिख सकते हैं कि यस हाउ इट वाज इफ़ेक्टिव, या इसका आप काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इफ़ेक्टिव किस तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो बढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं जैसे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया था, ठीक है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किनका, लैंड ओनर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था कि जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे वो अब अपने लैंड में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे थे। इससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने लगा था एंड इसकी वजह से जो लैंड मोनोपोलीज थी वो कम होने लगी, ठीक है। पहले क्या होता था, ज़मींदार ही सारा लैंड लेके बैठे रहते थे, ठीक है। उससे
बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट होता था, अब ऐसा नहीं होता था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी एलिविएशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुआ। तो काउंटर आर्गूमेंट में अगर इफ़ेक्टिवनेस की बात करी है तो आपको यहाँ पे दोनों साइड बताने हैं। तो काउंटर आर्गूमेंट में आप ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं इससे जो एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि अब जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद छोटा होने लगा तो कहीं ना कहीं इससे लार्ज स्केल जो फार्मिंग होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, वो नहीं हो पाती है अब। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस के बारे में लिख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स फेलियर ही थे, लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे, काफ़ी ज़्यादा इवेजन और कंप्लायंस इश्यूज़ आए हैं। उसके बाद आप लैंड फ्रैगमेंटेशन के बारे में लिख सकते हैं कि लैंड फ्रैगमेंटेशन के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, लेकिन इंडिया में लॉज ऐसे हैं पहले से कि जिनसे लैंड फ्रैगमेंट और आगे होगा ही होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है, हम कंक्लूजन में यहाँ पे एक बैलेंस कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, हमें जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस चाहिए होता है, किसके बीच में, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सोशल एक्विटी। क्योंकि अगर लैंड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बट अगर लैंड हर किसी को नहीं मिलेगा तो सोशल एक्विटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका। एंड आप ये भी लिख सकते हैं फॉर फर्दर लैंड रिफॉर्म्स डेटा कलेक्शन एंड revisions are integral part of policy making। इस तरीके से आप एक बैलेंस कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। Explain the changes in the cropping pattern in India in the context of changes in consumption pattern and marketing condition। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चेंजेस बताने हैं किस चीज़ के। आपका क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपका सिलेबस का एक कोर एस्पेक्ट है। तो पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं, क्यों चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, और आपको उन चेंजेस को समझाना है कंजम्पशन पैटर्न के चेंजेस के टर्म्स में और मार्केट कंडीशन के चेंजेस के टर्म्स में। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन के दो विजिबल पार्ट्स बन जाते हैं एंड हमें इन्हीं के बेसिस पे इनको आंसर करना है। तो आप इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं ओवर द ईयर्स क्रॉपिंग पैटर्न हैज़ अंडरगॉन चेंज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स लाइक आप लिख सकते हैं कंजम्पशन या फिर मार्केटिंग कंडीशन। एंड आप ये भी लिख सकते हैं दीज आर ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे डाइटरी प्रेफरेंस है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इस तरीके से आप एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन के शुरुआत में ही। उसके बाद अब अगर हम बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी में सबसे पहला पार्ट हम लोग देखते हैं कि चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न किसके टर्म्स में, इन कंजम्पशन पैटर्न के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं क्रॉपिंग पैटर्न में, कि अब क्या है कि ज़्यादा
न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, कि जैसे आप एग्जांपल में लिख दीजिए क्विनोआ हो गया, ठीक है, जैसे स्वीट पोटैटो हो गए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं जो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हो गए, ये हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में ऑर्गेनिक फार्मिंग अब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टाइप का ट्रेंड बन चुका है, स्पेशली इन राइस, आपका पल्सेस हो गया, आपका वेजिटेबल्स हो गया, बिकॉज दे कमांड अ प्रीमियम, दे आर काउंटेड एज प्रीमियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं फोकस ऑन स्पेशलिटी क्रॉप्स। ठीक है, जैसे हो गए आपके एग्जॉटिक फ्रूट्स हो गए, जैसे कीवी हो गया, ठीक है, आपका जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, कि और इस तरीके के अलग अलग क्रॉप्स हो गए आपके। ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन फार्मिंग हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका इंक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जैसे सोयाबीन जैसे क्रॉप्स और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके जो वीगन पॉपुलेशन है उसको केटर करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप और लिख सकते हैं फोकस ऑन पल्सेस एंड मिलेट्स। ये आप लिख सकते हैं कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आज के समय में सरकार जो है श्री अन्न योजना के तौर पे इसे प्रमोट कर रही है। आपको मिलेट्स को सुपर फूड्स के टाइम के तरीके से रीब्रांडिंग करी जा रही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम बॉडी के सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे हेडिंग दीजिए चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इन पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कंडीशन। तो मार्केटिंग कंडीशन में सबसे पहली चीज़ तो आ गई आपकी कि अब क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जैसे आपका हो गया बासमती राइस। ठीक है, जैसे और ज़्यादा अलग अलग टाइप के स्पाइसेस हो गए आपके, जैसे फ्रूट्स में ग्रेप्स की एग्जॉटिक वैरायटी हो गई, क्योंकि और जैसे अल्फोंसो मैंगो हो गया, इनका क्या है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस और डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद आ गया आपका मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो क्रॉपिंग पैटर्न है दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, एंड जो फार्मर्स हैं वो भी इन्हीं मार्केट की डिमांड के हिसाब से अब क्रॉप्स उगा रहे हैं, ना कि ट्रेडिशनली जो क्रॉप्स उगाए जाते थे। तीसरा आपका ट्रेंड है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, जैसे आपका टी हो गया, जैसे कॉफ़ी हो गया, जैसे अगर और अलग अलग प्लांटेशन वाले क्रॉप्स हुए, ठीक है, स्पाइसेस हुए, क्योंकि इनसे क्या होता है, ये जो है स्टेबल मार्केट इंश्योर करते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट कंडीशन का, जिसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न जो है चेंज हुआ है। कि जैसे आज के समय में जो आपके कोल्ड चेन्स हैं उनमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो और डिस्टेंट मार्केट्स होते हैं उनके प्रति एक्सेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं
गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख सकते हैं कि जो सरकार की एमएसपी वाली जो पॉलिसी है उसने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। कि जैसे पंजाब हरियाणा में पहले पल्सेस, मिलेट्स और अलग अलग टाइप के कोर्स सीरियल्स उगाए जाते थे, आज के समय में उन सब को रिप्लेस कर दिया है किसने, राइस और वीट ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और जैसे बाकी जगहों पे जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। उसके बाद अगला आप लिख सकते हैं ई कॉमर्स के बारे में आप लिख सकते हैं। ई कॉमर्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल्स होते हैं कि जैसे आप शहरों में देख रहे होंगे कि अब जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी ही कंपनी स्टार्ट करते हैं और अपनी कंपनी से डायरेक्टली कंज्यूमर से जुड़ते हैं, ठीक है, और उन्हें डायरेक्टली शिप करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया। ई कॉमर्स हो गया, जैसे ब्लिंकिट हो गया, आपका ग्रोफर्स हो गया, आपका स्विगी हो गया। ये डायरेक्ट अब सप्लाई चेन को, नई सप्लाई चेन इन्होंने बनाई है। उसके बाद आपका क्रॉपिंग पैटर्न में हो गया मार्केट ड्रिवन क्रॉप डाइवर्सिटी हो गया। मार्केट ड्रिवन क्रॉप डाइवर्सिटी में जैसे कुछ स्पेसिफिक टाइप के वेजिटेबल्स हो गए, स्पेसिफिक टाइप के फ्रूट्स हो गए, या फिर स्पेसिफिक टाइप के आपके ग्रेन की वैरायटी हो गई। तो अगर मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा है तो फिर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी इन्हीं के बेसिस पे होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड की अगर बात करें कि क्या मेजर्स हैं कि हम ई टेक्नोलॉजी को फार्मर के बेनिफिट के लिए और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले एस्पेक्ट आएगा इसमें मार्केट लिंकेज का। मार्केट लिंकेज का फ़ायदा मतलब एस्पेक्ट कैसे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स के लिए बेनिफिट हो कैसे, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर एक्सपैंड ई प्लेटफॉर्म्स, ये हो गया आपका। उसके बाद आ गया आपका डाइवर्सिफिकेशन प्लस सस्टेनेबिलिटी, ये वाला एस्पेक्ट आ गया आपका। तीसरा एस्पेक्ट आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ गया कि जैसे कोल्ड चेन्स बनाए जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में आप लिख सकते हैं कि, और उसके बाद 5वें नंबर पे पॉलिसी सपोर्ट। इस तरीके से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप इन पॉइंट्स को अपने कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को और फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, हमारे फार्मर वेलफेयर के लिए इन और फर्दर स्टेप्स को लिया जा सकता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर इन इंडिया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको मेंशन करना है कि क्या डायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं और क्या इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं, ठीक है, आपको मेंशन करना है और आपको बताना भी है उनके बारे में। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इश्यूज रेज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ये एक आपका कांस्टेंट एक कंटेंशियस इशू है, काफ़ी डिबेटेबल इशू है कि एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ होती हैं ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, तो ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ का कुछ और ओपिनियन है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का कुछ और ओपिनियन है, उनके बीच में डेडलॉक्स रहते हैं। तो बेसिकली उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्या इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ को लेकर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे डेटा दे सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि जो एग्रीकल्चर है ऑलमोस्ट 55% एम्प्लॉयमेंट को केटर करता है इंडिया में, ठीक है, और इसके अलावा 17% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एंड जो सरकार है इसकी वजह से सब्सिडीज़ लाती हैं टू सपोर्ट पुअर फार्मर्स एंड मेक
फार्मिंग रेन्यूमरेटिव। इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे फार्म सब्सिडीज़ के बारे में बात हो रही हैं। तो बॉडी का ये पहला पार्ट है। फार्म सब्सिडीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कौन कौन सी डायरेक्ट हैं और कौन कौन सी सब्सिडीज़ इनडायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ में सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस आता है आपका एमएसपी सब्सिडी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसका आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लक्चुएशंस ऑफ मार्केट, प्रोटेक्ट फार्मर्स। उसके बाद आप लिख सकते हैं इनपुट सब्सिडी। इनपुट सब्सिडी जैसे किस किस की आपकी होती है, इरिगेशन की होती है आपकी, ठीक है, आपकी सीड की होती है, ठीक है, ताकि जो फार्मिंग है वो और ज़्यादा अफोर्डेबल बन सके। उसके बाद आप पीएम किसान के बारे में लिख सकते हैं क्या कि इनकम सपोर्ट सब्सिडी, इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर होता है, ठीक है। ये 3 सब्सिडीज़ आप लिख सकते हैं डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ में, ठीक है। उसके अलावा आप इनडायरेक्ट में और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे हो गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी हो गई, जो आपके ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए काम आती है, ठीक है। उसके बाद लोन सबवेंशन स्कीम हो गई, ठीक है, या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया कि जिसमें इंटरेस्ट जो फार्मर्स लोन लेते हैं उस पे उनको कम इंटरेस्ट पड़ता है। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं क्रॉप इंश्योरेंस सब्सिडी होता है कि जो फार्मर्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर इंश्योरेंस कराना चाहे तो सरकार उनका काफ़ी बड़ा प्रीमियम भरती है। उसके बाद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात हो गई कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे रोड हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका स्टोरेज हो गया, वो इनडायरेक्टली फार्मर्स को बेनिफिट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद हो गया आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन सब स्कीम्स हो गई कि जैसे आप लिख सकते हैं एपेडा लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो क्रेडिट और नॉन टैरिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है बॉडी में कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला इशू आता है आपका डोमेस्टिक सपोर्ट लिमिट, कि सब्सिडीज़ जो हैं कितने लिमिट तक सब्सिडीज़ होनी चाहिए, कितने लिमिट का डोमेस्टिक सपोर्ट होता है। और इसके लिए आता है आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। तो इसी के अंडर जो इंडिया की एमएसपी सब्सिडी है वो क्रिटिसाइज होती है। उसके बाद आपकी जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं वो क्रिटिसाइज होती हैं कि जो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पे अगर कुछ कंट्रीज़ जो हैं फ्री मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं और कुछ कंट्रीज़ में सरकार फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अनफेयर प्लेइंग ग्राउंड क्रिएट होता है, ठीक है। जो कंट्री सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही हैं उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले। तीसरा है आपका इसमें एक इशू आता है मार्केट डिस्टॉर्शन का, ठीक है। यही जैसे हमने बात किया, एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है सब्सिडी देने वाले कंट्री को, ठीक है। उसकी वजह से वहाँ पे बाकियों के मुकाबले प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से डंपिंग होती है, ठीक है। एंड एक टाइप से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है फ्री एंड ओपन मार्केट। चौथे नंबर पे क्या आप इशू लिख सकते हैं कि ये इम्पैक्ट्स द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो एक कंट्री जो देती है सब्सिडी उसको तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, लेकिन जो कंट्री जो सब्सिडी नहीं दे रही है,
ठीक है, उनको भी ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इसके बाद आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, इंडियाज़ स्टैंड ऑन WTO इश्यूज़। इंडिया का क्या कहना है इसके बारे में। तो इंडिया ने MSP के बारे में क्या बोला है कि जो MSP वाली पॉलिसी है दैट इज़ इसेंशियल इन इंडिया फॉर फूड सिक्योरिटी एंड फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ इट्स वास्ट फार्मिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया नेगोशिएट्स इन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लिख सकते हैं। ठीक है, और इंडिया ने आपके जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ होती हैं, उनको लेके ये बोला है कि इंडिया वुड बी ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इट्स एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। इस तरीके से आप बता सकते हैं वाइल मेंटेनिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हैं, या फिर आप इस पूरे टॉपिक को आप जो हैं ग्रीन बॉक्स हो गया, आपका ब्लू बॉक्स हो गया, या एम्बर बॉक्स हो गया, या डी मिनिमस लेवल हो गया। ठीक है, आप इनके टर्म्स में भी इस पूरे हेडिंग के अंदर आप इनमें भी समझा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ का वे फॉरवर्ड। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या वे फॉरवर्ड में, रिफॉर्म डोमेस्टिक सपोर्ट, कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो डोमेस्टिक सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं उनको कोशिश करें कि धीरे धीरे हम बिना फार्मर वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज़ किए WTO लिमिट्स के साथ अलाइन कर सकें। ठीक है, एंड बैलेंस फार्मर वेलफेयर ये लिख सकते हैं। हम डाइवर्सिफिकेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, हम वैल्यू एडिशन करें और ज़्यादा, ताकि जो हमारे क्रॉप्स की वैल्यू है वो अपने आप और ज़्यादा बढ़ाएं, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारा जो सब्सिडी रिडक्शन का नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जा सके। एंड उसके बाद नेगोशिएशंस किए जा सकते हैं WTO में। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके यूनिक चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद और हम लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसके वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में हम क्या बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सब्सिडीज़ जो हैं इंडिया में दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड फार्मिंग कम्युनिटी। एंड इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, हाउ एवर अ बैलेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट फार्मर्स एंड कंप्लाई विद इंटरनेशनल नॉर्म्स। इस तरीके से आप एक बैलेंस्ड कंक्लूजन इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन आए हैं एग्रीकल्चर में GS 3 में। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, कोई इशू हो या डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। टिल देन, थैंक यू।